और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन में बात होगी रूस और यूक्रेन की, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस युद्ध में मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने में कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी। और इस बीच यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। यूक्रेन पर रूस बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ लगातार हमले कर रहा है और सीज फायर और युद्ध खात्मे को लेकर लाख कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन में बात नहीं बन पा रही है। और अब इस जंग में ट्रंप भी हार मानते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई प्रयास जो है वो विफल रहे हैं, फेल साबित हुए हैं और इन सब के बीच रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। और आज भी देखिए रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया यूक्रेन पर और यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि देखिए अब तक कोई यह हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, क्योंकि बातचीत को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि 3.5 सालों के बाद भी लगातार कैसे विध्वंसक इस वक्त रूस नजर आ रहा है। यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। रूस में विध्वंसक हमले लगातार देखे जा रही है। स्टॉर्म शैडो से रूस में तबाही का प्लान लगातार देखने को मिल रहा है और अमेरिकी अधिकारियों की रूस को वार्निंग है। वार्निंग क्या है, देखिए रूस में 300 किलोमीटर तक स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी में इस वक्त यूक्रेन भी नजर आ रहा है और स्वीडन से ग्रिपेन जेट खरीदने की डील अब कौन कर रहा है? यूक्रेन खरीद रहा है 150 एयरक्राफ्ट और यूक्रेन में रूस की बारूदी वर्षा लगातार देखने को मिल रही है और यूक्रेन पर MLRS भीषण हमले लगातार जारी हैं। इसके अलावा प्रोकोवस्क में रूस का बारूदी प्रहार देखने को मिला। यूक्रेनी सैन्य वाहन पर बड़ा हमला किया गया और इसके साथ ही यूक्रेन के टैंक ब्रिगेड पर बड़ा हमला किया गया है। कुल मिलाकर देखिए हमले जो हैं लगातार हो रहे हैं रूस की तरफ से और रूस से में विध्वंसक हमले भी लगातार यूक्रेन कर रहा है। अब रूस और नाटो के बीच आखिर टकराव की स्थिति क्यों बनी है, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ से टेंशन बढ़ी है और टेंशन कहां बढ़ी है? लुथियानिया में। देखिए लुथियानिया के राष्ट्रपति गीतानास ने यह दावा ये किया है कि लुथियानिया के आकाश में रूस के 2 सैन्य विमान जो हैं वो घुसे हैं। यह दावा किया गया लुथियाना की तरफ से। रूस के 2 एयरक्राफ्ट ने लुथियानिया में घुसपैठ की है, यह लुथियाना के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। Su-30 और 78 विमान 700 मीटर अंदर तक घुस गए हैं, यह कहा गया। 18 सेकंड तक दोनों विमान लुथियानिया के स्पेस पर घुसे और वहां पर रहे। दोनों रूसी विमानों ने कैलिनिंग्राद से घुसपैठ करने की कोशिश की, यानी कि रूस का ये क्षेत्र है जहां से घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। लुथियानिया ने कहा कि रूस की हिमाकत का हम बेहद कड़ाई से जवाब देंगे। कुल मिलाकर देखिए अब किस तरीके से नाटो को भी यहां पर घसीटने की क्या कोशिश हो रही है रूस की तरफ से, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए जो दावा राष्ट्रपति लुथियाना की तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि आकाश में रूस के जो विमान हैं, सैन्य विमान हैं, घुसपैठ करने की कोशिश की गई और ये जो दावा किया गया अपने आप में कई सवाल भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, और मनन द्विवेदी, विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्योंकि देखिए 3.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन रूस पर जवाबी पलटवार भी कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से लुथियानिया में हमले का दावा किया गया है, रूस के जो सैन्य विमान है जिसकी घुसपैठ की खबर सामने आई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब नाटो को भी इसमें घसीटने की कोशिश हो रही है क्या रूस की तरफ से? देखिए पुनीता, हम सब लोग जानते हैं कि ये युद्ध को 3.5 साल के करीब का टाइम हो चुका है और ये मानना भी गलत होगा कि रशिया इतना कमजोर है कि वो यूक्रेन को जो है पूरे यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि वो अपने रिसोर्सेज जो है वो बड़ा नपे तोल तरीके से नाप तोल करके रशिया एक्शन कर रहा है। और रशिया अच्छी तरह जानता है कि आज के दौर के अंदर किसी एक देश के ऊपर पूरा कब्जा करने के बाद उसको संभालना भी इतना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि वो जेपर्जिया हो या खेरसन हो, उससे आगे वो ओडेसा की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ा है और ना ही उसने कीव और लावीव की तरफ ज्यादा बढ़त की है। उसका इरादा सिर्फ
अपना डोनेट्स्क का इलाका रहा है, कि आपका जो डोनबास का इलाका है, डोनेट्स्क है, लुहांस है, इस इलाके के अंदर खरीद ज्यादा है, रशियन स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, और उसी के ऊपर वो अपना, क्योंकि इन रशियन स्पीकिंग लोग जो हैं, चाहे वो जेपोर्जिया में भी हो कुछ परसेंटेज या खेरसन में हो, इनके ऊपर जो यूक्रेन के लोग थे वो, या सरकारें जो थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, और वो इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन के नाम पे रशिया बीच में आ गया। दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि जिस टाइम पे यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूटा, तो उस टाइम पे कुछ वॉर्सो पैक्ट के अंदर कुछ एक करार हुए थे नाटो के बीच में और रशिया के बीच में, और उन करारों में ये था कि नाटो कंट्री का भी अब कोई औसत कहना इंपॉर्टेंस नहीं बचता है, बिकॉज औचित्य नहीं बचता है, बिकॉज अभी रशिया तो, यूएसएसआर तो खत्म हो गया है, जी। रशिया जैसे कंट्री नाउ, सो यू शुड ऑल्सो फिनिश दिस नाटो पैक्ट, जो भी नॉर्थ ट्रीटी और अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो इन लोगों ने कहा भी था कि हो जाएगा, और ये नहीं कहा था कि इससे आगे किसी देश को अपने में शामिल करेंगे। लेकिन देखिए आप पिछले चंद दशकों के अंदर क्या किया नाटो ने बड़ी चालाकी के साथ, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, जितने बाल्टिक स्टेट हैं, इनको अपना उसमें नाटो में ले लिया साथ में, और साथ साथ फिनलैंड हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, जो कि नॉर्थ में लगता है सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ, उनको भी ले लिया, और हाल ही में लिया कुछ लोगों को। अब इस यहाँ पे रशिया क्यों अनकंफर्टेबल है? देखिए नॉर्थ के अंदर जो है ना पुनीता, वहां पे पहाड़ी इलाके हैं, जी। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, एक बाल्टिक स्टेट हो, एस्टोनिया हो, लतीविया हो, लिथुआनिया हो, या फिर ये आपका पोलैंड हो, या यूक्रेन का इलाका हो, जी। ये प्लेन एरिया। तो यानी अगर कभी भी नेटो कंट्री ये खतरा बनना चाहे रशिया के लिए, तो इस प्लेन एरिया के अंदर से मॉस्को पहुंचना बहुत आसान है। तो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्री अब आगे, इससे आगे नेटो जो है या तो बेलारूस में या फिर यूक्रेन के अंदर आए। लेकिन यूक्रेन के अंदर कुछ जो 1980 के दशक के बाद से एक लहर सी चली, एक शौक सा चला सभी लोगों का, जो नई नई पार्टियां आई वहां पे, कि भाई चलो हमको जो है वो नाटो में जाना है, या फिर यूरोपियन देश को ज्वाइन, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है। क्योंकि क्रीमिया को जो है वो रशिया ने ले लिया था, तो वो खुंदक भी थी इनके मन में। इसी बात के पीछे ये सब कुछ शुरू हुआ यूक्रेन के साथ। रशिया ने कहा था 3.5 साल पहले कि आप नेटो में मत जाएं, ठीक है, और जो ये डोनबास का इलाका है या फिर जेपोर्जिया का इलाका है, इस इलाके में जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, जो रशिया को एफिलिएट करते हैं, उनके साथ में न्याय करें, उनको ऑटोनॉमी दें, उनकी बात सुने। ये नहीं हुआ। तो इस बात के ऊपर जब उसने देखा कि रशिया ने कि तो नेटो की तरफ जाने की सोच रहा है, और रशिया को मेनलैंड को एकदम खतरा हो जाएगा नेटो अगर यूक्रेन में आके बैठ गया, तो उसने ये ऑपरेशन छेड़ दिया। लेकिन देख हम क्या रहे हैं, पिछले 3-3.5 साल में यूक्रेन का तो सब मसाला खत्म हो चुका। ना उसके पास सैनिक इतने ज्यादा बचे हैं, ना उसके पास हथियार बचे हैं। हथियार भी उसको वहीं से आ रहे हैं, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और नाटो से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और प्लानिंग भी उसको वहीं से आ रही है, और इंटेलिजेंस भी उसको वहीं से आ रही है कि कौन सा टारगेट है, किस टारगेट का क्या 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 ग्रिड है, क्या उसकी स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है, आप ये फीड कीजिए और मिसाइल चला दीजिएगा। वही काम हो रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से अब तक पुतिन जो है उसने डील किया है, दैट इज वेरी गुड, मतलब दैट इज एडमायरेबल, आई कैन से, उसको एडमायर करना चाहिए। बिकॉज पुतिन को आप पिछले 3 दशकों में देख लो, एक लीडर मुझे आप बता दें पुनीता, जो जो पुतिन को दबा पाया हो। पुतिन किसी के दबाव में नहीं आने वाला, ना वो डोनाल्ड ट्रंप के आया, ना इससे पहले वो जो है पहले प्रेसिडेंट के उसमें बस में वो आया। वो वही करता है जो रशिया के लिए ठीक होता है। और आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग देश चिल्ला रहे हैं, यूरोपियन देश बोल रहे हैं हमारे यहाँ बैलून घुस गया, हमारे यहाँ ड्रोन घुस गया, पोलैंड से लेकर के और आप रोमानिया तक चले जाओ, आप उसमें फ्रांस तक चले जाओ, पीछे पोलैंड के पीछे और आप वेस्ट में चले जाओ। और ये बाल्टिक स्टेट में तो ये इनके जो है बार हमने देखा है, स्टेट के अंदर तो हमने बार देखा है कि इनके फाइटर प्लेन घुसते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीजें तो वॉर का एक हिस्सा है। अब जब हमारे इसको दिखाई दे रहा है पुतिन को कि आने वाले टाइम में अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, यूक्रेन का तो मीनिंगलेस मामला है, असली लड़ाई तो यूक्रेन में भी चल तो इन्हीं लोगों से रही है। तो अब इनको नुकसान देना, इन्हीं की मेन लैंड पे कुछ नुकसान करेगा रशिया, तो शायद इनको समझ में आएगा कि चुप रहो और यूक्रेन को ना भड़काओ। तो अब मामला थोड़ा सा अब यूरोप की तरफ जा रहा है, और इसीलिए रशिया जो है अपनी पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए पूरा जो भी उसका तामझाम है, मिलिट्री तामझाम है,
चाहे ड्रोन है, चाहे बैलून्स हैं, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो तो इनकी कुल तरफ मिलाकर भेज अब रहा जो है। और रूस अगर है इनमें वो इतनी नया पैटर्न अब इस वॉर में अपनाता हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर इनको मारना हो तो मारते क्यों नहीं है इसके एयरक्राफ्ट को? छोड़ क्यों रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे ठीक हैं है। कि एयरक्राफ्ट यार चला गया? पोलैंड क्यों चिल्ला रहा है? क्यों डेनमार्क चिल्ला रहा है? क्यों ये इनका जो कैलिनिंग्राड है आपका बाल्टिक सी के अंदर, वहां पे इनकी शिप्स वगैरह का जो प्रॉपर पूरा इनको एक्सरसाइज कर रही है रशिया की। बेलारूस में एक्सरसाइज कर रहा है ये। अभी आपको कल देखो, आपने इसने लेटेस्ट अपनी जितनी मिसाइल्स थी सब छोड़ छोड़ के दिखाई इनको। सोलेवा हो जो कि 25 मैक की स्पीड है, कम से कम 20,000 किलोमीटर तक जाएगी, 15 से 20,000 किलोमीटर। ठीक है। यास का इन्होंने एक्सपेरिमेंट वो किया, ट्रायल किया कल। अब पूरी की पूरी अपनी जो परमाणु जो शक्ति है वो दिखा दी। 2600 के करीब अब और मिसाइल्स जो है रशिया ने बोल दिया विद इन ए वीक और 10 डेज वो 2600 मिसाइल और यूरोप की तरफ लॉन्च कर रहा है, मतलब खड़े कर रहा है। तो ये तो वही स्थिति आ गई जो कोल्ड वॉर के टाइम पे थी, आपको पता ही है। और रशिया के मुकाबले में अमेरिका तक इनकी जो मिसाइल्स है उसका सामना नहीं कर सकता। रशिया इज फार वे अहेड, बहुत आगे है अपने मिसाइल सिस्टम्स के अंदर, खासकर जो इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए अभी अभी हाल ही में एक बार फिर से यानी कि पुतिन ने अमेरिका के अधिकारियों को भी ललकारा है और साफ तौर पर देखिए ये भी कहा है कि अगर टॉम हॉक मिसाइलों के जरिए अगर किसी भी तरीके से देखिए हमला किया जाता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी मनन जी। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका पहले रुक कर लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, टॉम हॉक पर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की को टॉम हॉक मिलने की उम्मीद है, अमेरिका से मिल सकती है टॉम हॉक मिसाइल, कल हमारे पास टॉम हॉक आ सकती है, ये जेलेंस्की की तरफ से दावा किया गया। टॉम हॉक देने से इनकार कर चुके हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर। देखिए टॉम हॉक को लेकर लगातार कोशिशें यूक्रेन की तरफ से जारी थी और अब खबर जेलेंस्की की तरफ से बयान कि कल हमारे पास टॉम हॉक आ सकती है। तो युद्ध में रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है उससे जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। जेलेंस्की को टॉम हॉक मिलने की अब उम्मीद एक बार फिर से जगी है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मनन द्विवेदी भी जी जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी जी, अब देखिए टॉम हॉक मिसाइलों का जिक्र हम कर रहे थे और पुतिन ने अभी हाल ही में कहा, आज की ही कल का स्टेटमेंट उनका था कि अगर हम पर किसी भी तरीके से टॉम हॉक मिसाइलों के जरिए हमला किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी तैयारी कर रहा है और अमेरिका से मदद मांगी गई, टॉम हॉक मिसाइलें मांगी गई और देखिए बयान भी सामने आया है कि कल तक हमारे पास टॉम हॉक मिसाइलें आ सकती है। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि अब ये जो युद्ध है आगे और भी ज्यादा घातक हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो वॉर में अपना यूक्रेन वॉर में अपना लास्ट गैम्बल खेल रहे हैं। क्योंकि दो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जो वॉर स्ट्रेटेजी है ज्यादा विध्वंसक, ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली, वो वॉर स्ट्रेटेजी को अब व्लादिमीर पुतिन और रशियन मिलिट्री फॉलो कर रही है। पहली बात तो ये कि अब ये लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से रशियंस, कि वो लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूक्रेन का, उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़फरफिजिया में ये देखा गया, उस पर अटैक कर रहे हैं। और बहुत पहले, 1 साल पहले व्लादिमीर पुतिन ये भी धमकियां देते थे कि आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, उस पर हैवी बम्बार्डमेंट भी हुआ और उस पर कॉम्बैट अटैक भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि यूक्रेन को और यूरोपियन यूनियन को, वहाँ के जो देश हैं, उनको अब हमें देखना चाहिए कि विंटर्स आने वाले हैं, सर्दियां आने वाली हैं, तो वहां पर रशिया की जो ऑयल सप्लाई है वो काफी क्रूशियल हुआ करती थी। और यूक्रेन को भी यूरोपियन कंट्रीज ने काफी समझ और सिंपैथी रखते हुए एक तरीके से ये जवाब दिया है रशिया के एनर्जी वॉर को देखते हुए कि वो लोग वार्मिंग और हीटिंग फैसिलिटीज कंटिन्यू रखवाने का पूरा प्रयास करेंगे यूक्रेन में। और दूसरी वॉर स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि वॉर एक तरीके का डेन्यूमो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अंतिम क्लाइमेक्टिक मूवमेंट की तरफ ये वॉर बढ़ रहा है। क्योंकि रशिया की टेक्निक्स भी, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज हैं एक्चुअल मैन टू मैन कॉम्बैट की, वो भी उन्होंने पिछले 1 महीने से बदल दिए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन के आर्मामेंट्स को, यूक्रेन की आर्मी कंटिजेंट्स को घेरते नहीं है, बल्कि पीछे से जाकर जो सप्लाई चेन है वहां पर अटैक करते हैं और पीछे से पिंचर मूवमेंट बना के यूक्रेनियन कंटिजेंट्स पे अटैक कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन का जो आगे बढ़ने का मादा है वो कम हो जाए। और ये तो हम लोग बात जानते ही हैं कि
कि यूक्रेन के पास असले की कमी है। और सबसे बड़ी बात थी, हमें भी बड़ा दुख हुआ जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के पास भी टॉमहॉक मिसाइल खुद को सपोर्ट करने वाले नहीं है, इतने प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो हम लोग यूक्रेन को नहीं देंगे। पर जैसा कि ये खबर आपने ब्रेकिंग बताई कि टॉमहॉक मिसाइल मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे मारक क्षमता और डिफेंसिव क्षमता यूक्रेन की बढ़ेगी। और उस तो ठीक है, मैं ये जवाब जरा कर्नल दिनेश नैन जी से ले लेती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी सर। नैन सर, क्योंकि देखिए टॉमहॉक मिसाइल अगर यूक्रेन को मिल जाती है तो फिर आगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा और यूक्रेन को कितनी मजबूती मिल सकती है? पुनीता, ये नहीं मिलने वाली। अगर ये मिल गई तो समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। अच्छा। बिकॉज फिर तो अमेरिका और रशिया आमने सामने आ जाएंगे ना। वो तो पुतिन ने, और जो आपने देखा सरगेई लावरोव जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को तो कि अगर आप ये करेंगे तो। और अभी पहले ट्रंप ने बोला था मैं दे रहा हूँ टॉमहॉक मिसाइल्स, उसके बाद में बोला कि मैं अब नहीं दे रहा हूँ, फिर कह रहे कि हमारे पास खुद का स्टॉक कम है, तो कोई ना कोई तो बहाना मारना पड़ेगा। देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी है इसके अंदर बेसिकली लेकिन ज़ेलेंस्की का जो ये स्टेटमेंट है किस आधार पर आया है कि कल हमें टॉमहॉक मिसाइल मिल जाएगी, तो क्या इसके पीछे, क्या आप इस बयान को भी देखिए ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं सर? नहीं पुनीता, ये बयान बेसिकली प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, या ये कह ले कि एक तरीके से वो गीदड़ भभकी देने वाली बात है। अच्छा। ये प्रेशर बिल्डअप करने की बात है। और जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, देखिए जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि जोकर मरवा देगा यूक्रेन को। वही हो रहा है, पूरा खत्म करा दिया यूक्रेन इसने। तो इसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसको तो अब नेटो कंट्रीज जो है वो यूज कर रहे हैं। नेटो कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, वो चाहता है कि रशिया का जो इकोनॉमी है उसको वीक किया जा सके, ताकि रशिया की उन पर अटैक करने की क्षमता खत्म हो जाए। उसके लिए चाहे उसके पावर ग्रिड्स हैं, चाहे उसका तेल का निकालने वाले जो रिफाइनरीज है वो हैं, या फिर आपका उसका जो भी उसकी एनर्जी रिसोर्सेज है वो हैं, इनके कमांड सेंटर्स हैं, इनके एयर बेसिस हैं, इनके जो टेक्निकल स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स हैं वो हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय करवा रहा है, हथियार दे रहा है। चल, नाम किसका आ रहा है? यूक्रेन का आ रहा है। अब टॉमहॉक का ले लीजिए, ये कह रहा है कल मिल जाएंगे, चलाएगा कौन? कैसे चलाओगे? आपके पास उसका कोई रिसोर्स है, ट्रेनिंग है? तो क्या अमेरिकन से चलवाओगे? और अगर अमेरिकन बैठ के चलाएंगे, चाहे वो लैंड से चलाए, चाहे हवाई जहाज से चलाए, चाहे वो समुद्र से चलाए, तो फिर रशिया का अमेरिका का क्या इक्वेशन बनेगा? तो क्या चाहेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो? अब डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश कर ली पुतिन के साथ में। ही ट्राइड ऑल हिज ताम झाम, जितना भी दाम, क्या बोलते हैं, चाणक्य नीति जो होती है, धन सब ट्राई कर लिया पुनीता उन्होंने। इनको पहले प्रेशराइज करने की कोशिश की, पहले खुश करने की कोशिश की, फिर प्रेशराइज करने की कोशिश की, अलास्का में बुलाया, फिर बोला कोई नहीं, आपकी शर्तें मानेंगे। शर्तें क्या है रशिया की? रशिया कहता है भैया नेटो में नहीं जाएगा यूक्रेन, वही शर्तें पहले दिन वाली। दूसरा, यूक्रेन को जो है इसके जेलेंस्की को बदलो, देखो ये बंदा जो है ठीक लीडर नहीं है, इसको और ये जो है गलत तरीके से जो है वो बैठा हुआ है इमरजेंसी लागू करके। तीसरा, यहाँ पे सही सरकार आए, उनसे हम बात करेंगे, वो लेजिटिमेट होगी। चौथा, डिमिलिटराइजेशन करो इस एरिया को, और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुशी से रहो, हम भी खुश से रहेंगे। देखिए जब इन लोगों ने लातविया या लिथुआनिया या फिर इस्टोनिया को लिया, बाल्टिक स्टेट को, उसमें नाटो में, उस टाइम पे पुनीता अगर आप देखें पीछे मुड़ के, तो जो अपना पुतिन है इसकी पोजीशन थोड़ी वीक थी, तो ये चुप रह गया उस टाइम पे। अब पुतिन वीक नहीं है, अब पुतिन तैयारी करके बैठा हुआ है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। यही कारण है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली थी हंगरी के बीच में, और जैसे रशिया को यह मालूम चला कि MI6 जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है ब्रिटिशर्स की, वो प्लान कर रही है पुतिन का असैसिनेशन करने के लिए, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3 अगेन। तो लावरोव ने मना कर दिया कि हम लोग वहां पे हंगरी में जो है बुदापेस्ट में नहीं मिलेंगे। अब ये स्थगित कर दी गई अनिश्चितकालीन काल के लिए। और मैं समझता हूं अगर आप ट्रंप के भी कुछ इशारे देखें बीच बीच में कि मैं 3 हफ्ते बाद देखूंगा, मैं 2 हफ्ते बाद देखूंगा, थोड़े दिनों बाद देखूंगा, वो टाइम दे रहे हैं पुतिन को। और पुतिन को भी पता है कि जो इलाका पुतिन ने ले लिया वो रशिया कभी वापस नहीं करेगा। मालडोवा में किया क्या? वहां फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। चेचन्ना में किया क्या? वहां फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, बैठे हुए रशियंस। जॉर्जिया में किया क्या? नहीं किया। कितने दशक हो गए। ऐसे ही यूक्रेन के अंदर जहां रशिया आ गया है वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, और पुनीता यहां से रशिया नहीं निकलने वाला। अभी इसी लोकेशन को मध्य रखते हुए ही इनके अंदर कोई पीस डील होगी। और अगर ज्यादा चूचा की यूरोपियन कंट्रीज ने,
तो डेफिनेटली रशिया तैयार बैठा है उनके साथ उलझने के लिए। अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो, अमेरिका इसमें घुसना नहीं चाहता। बिल्कुल, अमेरिका घुसना नहीं चाहता है, लेकिन कई तरीके से देखिए अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए मैं आपके पास आऊंगी मनन द्विवेदी सर, क्योंकि देखिए सर ने कहा, नैन सर ने ये कहा कि प्रेशर बनाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हो रही है, लेकिन प्रेशर आखिर किसको बनाया जा रहा है? रूस को? रूस जो किसी भी तरीके से देखिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और साफ तौर पर पुतिन ने ये कह दिया है कि अगर अटैक होता है उसका जवाब भी हम देंगे। तो आखिर क्या मकसद हो सकता है यूक्रेन का? आखिर किस तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश इस वक्त ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या इसमें किसी भी तरीके से उनका फायदा है क्या यूक्रेन का? क्योंकि देखिए नुकसान तो काफी हो चुका है 3.5 सालों में, लेकिन इसके बावजूद पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे ज़ेलेंस्की। देखिए यहाँ पर मैं काफी कुछ ब्लेम व्लादिमीर पुतिन के ऊपर डालना चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि जिस कोलेटरल डैमेज को लेके इजराइल हमास के वॉर को पैरेलल की तरह अगर देखा जाए तो वहां पे क्या करते हैं आतंकवादी संगठन के लोग, हमास के लोग, कि वो वेपन्स को हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में डाल देंगे, और जब आईडीएफ अटैक करेगी तो वहां पर कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियंस की डेथ होगी। सेम तरीके की जब आप याद करें 3.5 साल पहले जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस समय शुरुआत ही व्लादिमीर पुतिन ने एक नृशंस ऑटोक्रेट की तरह, डिक्टेटर की तरह की, और कीव मारियोपोल के ऊपर सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स ने अटैक किया। और उस समय ज़ेलेंस्की भी बिल्कुल सरप्राइज में आ गए, और उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि यूरोप और अमेरिका से लगातार वेपन्स और फंडिंग ज़ेलेंस्की को मिलती रहे। तो मुझे लगता है कि ये, मैं आपसे आपकी बात को कहीं और मोड़ना चाहूंगा, और ये कहूंगा कि जैसे कि टर्की के बारे में भी हम ये बात कह सकते हैं, वैसे ही रशिया व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वो लोग एक तरीके से जो रशियन एम्पायर था उसको वापस से रिवाइव करने का एक प्रयत्न है। और जो बैकबोन है इस स्पेशल ऑपरेशंस की, इसको वॉर नहीं कह रहे व्लादिमीर पुतिन, पर इसको स्पेशल ऑपरेशंस कह रहे हैं ताकि उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएं। तो रशिया चाह रहा है कि क्रीमिया, लाटविया, लिथुआनिया और जॉर्जिया, इन सब राष्ट्रों में ये दखल क्यों रखते हैं वो लोग? ये एक तरीके से इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन, सेपरेटिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और किसी भी शांतिप्रिय देश जैसे कि यूक्रेन था, आप जो पॉलिटिकल और नेटो की बात को भूल जाइए, पर आपको व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय नियम और विधि के अनुसार कोई भी राइट नहीं मिलता है कि वो 3.5 साल से कोलेटरल डैमेज करें और साधारण सिविलियंस को कोल्ड ब्लड में मारें। तो यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इसमें व्लादिमीर पुतिन की कहीं ना कहीं गलती है, और ज़ेलेंस्की की भी मिस्टेक हुई कि एक नेटो में मेंबरशिप का इशू बनाकर उन्होंने रशिया जैसे महाशक्ति से पंगा लिया, जो अब उनको भारी पड़ रहा है। पर और बड़ी मुश्किल से, लेकिन शायद ये ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि देखिए लगातार रूस की तरफ से जो हमला किया जाता है और उसका जवाब भी यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। उसके बाद अब टॉम हॉक मिसाइल को लेकर जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन कर्नल नैन सर, क्योंकि देखिए पुतिन जरूर बातचीत को लेकर पहल करते हैं, और उनका स्टेटमेंट ये भी आया है कि देखिए कोई भी टकराव होता है, कोई विवाद होता है, तो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता है। यानी कि बातचीत को लेकर पुतिन तैयार भी नजर आते हैं, दूसरी तरफ हमला भी करते हैं। तो इसे हम किस तरीके से समझे? हालांकि देखिए ज़ेलेंस्की की तरफ से अभी तक बातचीत को लेकर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन पुतिन जरूर पहल कर रहे हैं। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी पुनीता कि रशिया की पुतिन के ऊपर राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए और लावरोव जैसे फॉरेन मिनिस्टर के होते हुए इनकी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिप्लोमेसी है। दे आर वेरी गुड इन डिप्लोमेसी। इन लोगों का कहना बिल्कुल साफ स्टेट है कि हम तैयार हैं शांति वार्ता के लिए, लेकिन हमारी शर्त होगी। और यही कारण है कि ट्रंप पीछे हो गया। ट्रंप को भी लगा कि यार क्या करूं मैं, जैसे ट्रंप ने कहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब 2 कंपनियों पे, ऑयल कंपनियों पे इनके सैंक्शन लगा दिया रशिया के। वो ऑयल कंपनियां वही हैं जो कि ज्यादातर तेल जो है वो यूरोपियन देशों को दे रही है। अब ठंड में अगर यूरोप को तेल नहीं जाएगा तो आप सोच लीजिए, हंगरी ने और बेल्जियम ने तो पहले से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। दे आर नॉट फेवरिंग दिस मूव कि रशिया के ऊपर पूरा यूरोप जो है पड़ जाए। वो कह रहे हैं हमारा क्या होगा। तो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए इनके। और दूसरी बात ये भी है, देखो पुनीता, कि जिस प्रकार से रशिया मिसाइल्स बना रहा है
रॉकेट बना रहा है या आर्मामेंट्स एमिनिशन बना रहा है, और रशिया को चाइना का पूरा सपोर्ट है। चाइना भी यूज कर रहा है रशिया के तेल को, सस्ते में तेल हासिल कर रहा है, लेकिन उसको वो ड्यूअल यूज के और चीजें दे रहा है जिससे हथियार बनते हैं। तो पर जो स्पीड से रशिया हथियार बना रहा है, बिलीव मी, ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका उस स्पीड को कैच कर पा रही। हालांकि इनकी हालत ये हो गई है यूरोपियन देशों की और अमेरिका की भी, जैसे वो टॉमहॉक के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, इनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, यानी जब लड़ाई होती है और बड़ी लंबी लड़ाई हो तो उसके लिए कुछ रिजर्व करके जो कंट्रीज रखती हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म होना शुरू हो गया है इनके पास, वहां तक एमिनिशन नहीं बचा। तो इसीलिए ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रशिया को अब हैंडल करें तो क्या कैसे करें। और जहां तक सवाल है पुतिन का, पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से वो बातचीत की टेबल पे लेके आ जाएं, बिकॉज अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि इस युद्ध को अगर बढ़ाया गया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कर्नल नयन सर और मरण द्विवेदी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब क्या अंजाम होता है इस युद्ध का, इसका सभी को इंतजार है। हालांकि पहल बातचीत को लेकर होती है पुतिन की तरफ से, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई रणनीति हो सकती है। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे दिल दा एक टुकड़ा